हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज हम यूनिट सेकंड के दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। यानी कि पादपों में जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। तो पहला टॉपिक देखिए इसमें कि जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग। तो पादपों में जल का अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग क्या होता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें कि गैस, खनिज व अनेक कार्बनिक पदार्थ। तो गैसों का भी परिवहन होता है। तो गैस, खनिज व अनेक कार्बनिक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में डाइल्यूट होते हैं। इसलिए पौधों द्वारा इन पदार्थों का अवशोषण, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पौधों द्वारा इन पदार्थों का अवशोषण व वितरण, यानी कि एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जलीय रूप में होता है। जलीय रूप में क्यों होगा? क्योंकि ये घुलनशील है, डाइल्यूट हैं, इसलिए इनका जो वितरण और अवशोषण है वो जलीय रूप में होता है। यानी कि जल का पहले तो अवशोषण और अवशोषण होकर के जल का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पौधों को जल आपूर्ति मृदा से प्राप्त होती है, ठीक है। ये देखिए अपवाहित जल यानी कि रेनवे वाटर किसे कहते हैं हम? कि तेज वर्षा के बाद अधिकतर जल पृथ्वी की सतह से बहकर तालाब, नदियां व समुद्र में पहुंच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मृदा जल, दूसरा होता है मृदा जल, सॉइल वाटर बोलते हैं इसको। तो हल्की वर्षा पर अधिकांश जल मिट्टी में अवशोषित होता है। अगर तेज वर्षा आएगी तब तो क्या होगा? अधिकतर जल जो होगा वो पृथ्वी की सतह से बह करके तालाब और नदियों और समुद्रों में पहुंच जाएगा। उसे तो हम बोलेंगे अपवाहित जल, रेनवे वाटर। लेकिन अगर हल्की हल्की वर्षा है तो वो पानी बह नहीं पाएगा। इसकी जगह हल्की वर्षा पर अधिकांश जल जो है वो मिट्टी में अवशोषित होता है, जिसे मृदा जल कहते हैं। मृदा में जल कई प्रकार का होता है, जैसे केशिकीय जल, गुरुत्वीय जल व आर्द्रताग्राही जल, ठीक है। आगे देखिए पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग। अब पौधों में जल का अवशोषण कौन से अंगों द्वारा होता है उसके बारे में है कि निम्न श्रेणी के पादपों जैसे शैवालों व कवकों में पादप शरीर की सभी कोशिका जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण के लिए मूलाभास पाए जाते हैं। ये आप लोग 11th क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हो। मूलाभास पाए जाते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में जल अवशोषण के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। सुविकसित क्या पाया जाता है? मूल तंत्र इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। जल व खनिज लवणों के अवशोषण के लिए जड़ के दो भाग विशेष कार्य करते हैं। यानी कि मूल के जो दो भाग होते हैं वो विशेष रूप से कार्य करते हैं, जिन्हें तरुण क्षेत्र और दूसरा परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। जिन्हें तरुण क्षेत्र व परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। देखिए जड़ के तरुण क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? मूल गोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण क्षेत्र और चौथा है मूल रोम क्षेत्र, और एक आता है परिपक्व क्षेत्र। वैसे तो ये पांचों ही एक जड़ के भाग होते हैं, अवशोषण भाग होते हैं, लेकिन परिपक्व क्षेत्र जो है वो अलग भाग, यानी कि तरुण क्षेत्र अलग हैं और परिपक्व क्षेत्र अलग हैं। किस प्रकार होते हैं? इस डायग्राम में देखिए, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये जो रेशेदार दिखाई दे रहा है, ये होते हैं मूल रोम, ठीक है। और ये ऊपर का जो भाग है ये कहलाता है परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र के नीचे का जो भाग है, यहाँ तक का ये भाग है, क्या कहलाता है? दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। दीर्घीकरण क्षेत्र के नीचे होते हैं विभजोतकी क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो निरंतर विभाजन करती रहती हैं, वृद्धि करती रहती हैं, और इसके ऊपर होता है मूल गोप, ठीक है। ये मूल गोप क्या काम करती है? मूल गोप जो होती है वो जड़ को जमीन के अंदर ले जाने का काम करती है, एक तरह से ड्रिल का काम करती है ये, ठीक है। मिट्टी के अंदर जगह बनाने का काम करती है। ये मूल गोप वाला जो भाग होता है वो जगह बनाने का काम करता है, ठीक है। ये जड़ की एक तरह से संरचना होती है। मूल रोम ये जो होते हैं वो जड़ का ये जो भाग होते हैं ये जल का अवशोषण करने का काम करते हैं। और ये ऊपर का जो भाग होता है परिपक्वन, इसके नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? दीर्घीकरण क्षेत्र। और विभजोतक क्षेत्र जो होता है जिसकी कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। अब यहाँ देखिए कि मूल गोप
ये मूल का शीर्षस्थ भाग होता है जो मूल के वृद्धिकारी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है और मूल गोप मृदा में प्रवेश कराने के लिए मार्ग बनाता है। एक तो वृद्धिकारी भाग यानी कि जो विभजोतक भाग होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और मूल गोप मृदा में प्रवेश कराने के लिए मार्ग बनाता है। मूल शीर्ष, मूल गोप से ऊपर का भाग मूल शीर्ष कहलाता है, जिसे हम विभजोतकी क्षेत्र भी कहते हैं। विभाजनशील होता है ये, जिसकी कोशिकाएं सेल्स जो होती हैं विभजोतकी अर्थात विभाजनशील होने के कारण इसे विभजोतकी क्षेत्र भी कहते हैं। मूल की वृद्धि इसी भाग के कारण होती है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है कि मूल की वृद्धि जो होती है वो इसी भाग के कारण होती है, क्योंकि विभजोतक उत्तक जो होता है वो विभाजनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घीकरण क्षेत्र। ये मूल शीर्ष के पीछे का भाग होता है। जड़ की लंबाई इन कोशिकाओं की वृद्धि से होती है। जड़ जो लंबी होती है वो इनकी कोशिकाओं की वृद्धि से होती है। आगे है मूल रोम क्षेत्र। ये दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे होता है। इसमें हजारों मूल रोम पाए जाते हैं। ये भाग जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है परिपक्वन क्षेत्र। ये क्या होता है कि ये मूल का परिपक्व भाग होता है, मैच्योर भाग होता है। ये कोशिका के काष्ठाभवन यानी कि लिग्निफिकेशन व सुबेरिजाइजेशन के कारण ये जल अवशोषण का कार्य कम करता है। ठीक है, लिग्निफिकेशन व सुबेरिजेशन के कारण ये जल अवशोषण का कार्य कम करता है, क्योंकि इसमें काष्ठाभवन हो जाता है, इसलिए जल अवशोषण कार्य कम करता है, काष्ठ बन जाता है, इसके कारण जल का अवशोषण कम होता है। तो मूल रोम सबसे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है जल अवशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, एक वैज्ञानिक था क्रेमर ने पौधों में जल अवशोषण की 2 विधियां बताई जो निम्न प्रकार होती हैं। 2 विधियां किस प्रकार बताई उसने? एक विधि तो बताई उसने निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरी बताई है सक्रिय जल अवशोषण, यानी कि पैसिव वाटर एब्सॉर्प्शन और एक्टिव वाटर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, किस प्रकार होती हैं? देखिए कि पैसिव वाटर एब्सॉर्प्शन, जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में स्थित होते हैं और जल की, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, तो जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में, तो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ होती हैं पत्तियां। वाष्पोत्सर्जन कौन सा अंग करता है? पत्तियां करती, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पत्तियों में स्थित होते हैं और जल की कोशिका केवल मार्ग का कार्य करती है, तो इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि जल की जड़ की जो कोशिका जड़ की कोशिका केवल मार्ग का कार्य करती है और जड़ की कोशिका केवल मार्ग का कार्य करती है, तो इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। जब जल अवशोषण के कारक कहाँ होते हैं? पत्तियों में, तो पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होने से वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल लगता है, एक बल लगता है। वो बल जो होता है वो जल को ऊपर की तरफ खींचता है। तो जो ज़्यादा ऊंचे पौधे होते हैं उन पौधों में जो अवशोषण होता है वो निष्क्रिय अवशोषण ही होता है। दूसरा है एक्टिव वाटर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, जब अवशोषण के कारक जड़ में ही उपस्थित होते हैं, वे जड़ की कोशिका अवशोषण में सक्रिय भाग लेती है, तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ठीक है, सक्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति मूल में ही होती है, और इसमें ध्यान रखना कि पैसिव एब्सॉर्प्शन में के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधों के वायवीय भाग में होती है। पौधों के वायवीय भागों में आवश्यक बलों की उत्पत्ति होती है, और एक्टिव में क्या होता है? आवश्यक बलों की उत्पत्ति जो होती है वो मूल में ही होती है, यानी कि जड़ में ही होती है। ठीक है, आगे देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। ये पौधों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है। सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो होती है वो निष्क्रिय जल अवशोषण ही होती है। सबसे अधिक मात्रा में जो अवशोषण होता है वो निष्क्रिय जल अवशोषण ही होता है। प्रमुख विधि है। अधिकांश पौधों द्वारा अवशोषित जल की 96 to 98% मात्रा इसी विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अधिकांश पौधों द्वारा अवशोषित जल की 96 से 98% मात्रा जो होती है वो इसी विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होने वाली जल हानि से, क्योंकि जल की हानि होगी, वाष्पोत्सर्जन होगा तो पत्तियों में जल की हानि होगी, द्वारा होने वाली जल हानि से पत्तियों की शिराओं में उपस्थित जल की कमी के कारण एक तनाव, या आप कह सकते हो एक खिंचाव, या आप कह सकते हो एक बल उत्पन्न होता है। ये बल जो होता है वो ऋणात्मक
तनाव जल स्तंभ से होते हुए मूलों तक पहुंचता है। तो ऋणात्मक हो गया ना, किसके, गुरुत्व के ऋणात्मक हो गया ये, ठीक है। उत्पन्न हो जाता है ये ऋणात्मक तनाव जल स्तंभ से होते हुए मूलों तक पहुंचता है, जिससे मूल रोमों द्वारा मृदा से जल मूल में खिंच जाता है। क्यों खिंच जाएगा? क्योंकि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वाष्पोत्सर्जन होने से जल की हानि हो जाएगी। तो शिराओं में उपस्थित जल की कमी के कारण, तो जल की हानि जो शिराओं में हो जाएगी, तो एक बल उत्पन्न होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है। ये खिंचाव क्या करता है, जल स्तंभ से होते हुए मूलों तक पहुंचता है, जिससे मूल रोम जो होते हैं वो मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि निष्क्रिय अवशोषण में पौधों के किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए कि सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण तो हो गया, इसमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जनाकर्षण द्वारा पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन बल लगता है, ये बल जो होता है, इस बल के कारण ही जो मूल रोम होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, और जल जब अवशोषित होता है तो वो जल ऊपर की तरफ चढ़ता है और पत्तियों तक पहुंच जाता है। अधिकांश पादपों में जो अवशोषण होता है वो निष्क्रिय अवशोषण ही होता है। कुछ पौधों में कम मात्रा में जल का अवशोषण मूलों में उत्पन्न बलों के कारण होता है। कुछ पौधे होते हैं जिनमें कम मात्रा में जल का अवशोषण होता है और वो मूलों में उत्पन्न बलों के कारण होता है, क्योंकि ये जो बल होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो अधिक ऊंचाई तक जल को पहुंचा सके। ये जो बल होता है, यानी कि ये जो अवशोषण होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि पौधों में जो जल को है वो ऊंचाई तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये क्रिया उस समय अधिक होती है जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम अथवा नहीं होता है, जैसे रात में। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इस अवशोषण के लिए मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहते हैं। ये धनात्मक बल होता है। इस दाब के कारण, ठीक है, इस दाब के द्वारा मूलें मृदा से जल को अंदर खींचती हैं। ये जो दाब होता है, इसी दाब के कारण मूलें जो होती हैं वो मृदा से जल को अंदर खींच लेती हैं। ठीक है, सक्रिय जल अवशोषण के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मूलों की श्वसनशील कोशिकाओं द्वारा प्रदान करती है, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो मूलों की श्वसनशील कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, पादपों में जल का मार्ग किस प्रकार होता है। तो पादपों में जल का प्रवेश मूल रोम से होने के बाद, मूल रोम में तो हो गया, अब मूल रोम से होने के बाद जड़ के अंदर जाइलम तक 3 मार्गों से पहुंचता है। तो 3 मार्ग कौन से होते हैं? तो जल का मूल रोम से जाइलम तक जल का प्रवाह पार्श्वीय प्रवाह, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं लेटरल फ्लो जो होता है वो कहलाता है। तो जल का मूल रोम से जाइलम तक जल का प्रवाह पार्श्वीय, मूल रोमों से जाइलम तक जल का प्रवाह पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। पहला देखिए एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे और तीसरा होता है वैक्यूल पाथवे। इस डायग्राम के अंदर आप देख लीजिए, इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो 3 प्रकार कौन से हो गए? एक तो एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे, तीसरा कौन सा हो गया आपके वैक्यूल पाथवे, जिन्हें हम हिंदी में किस प्रकार बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं एक तरह से एपोप्लास्ट पाथवे को बोलते हैं हम अपल्लवक पथ, दूसरा संपल्लवक पथ और तीसरा होता है रसधानीय पथ। तो इसमें ध्यान दीजिए आप, इसमें जो डायग्राम के अंदर जो दिया हुआ है आपके, वो डायग्राम में किस प्रकार दिया हुआ है कि डायग्राम में जो सिम्प्लास्ट पथ है, एपोप्लास्ट पथ, तो एपोप्लास्ट पथ जो होता है वो कौन सा होता है? एपोप्लास्ट पथ जो है वो इस प्रकार, ये जो पथ दिया हुआ है, ये पथ जो दिया हुआ है ये होता है एपोप्लास्ट पथ। इस पथ को हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ कौन सा है? ये जो पथ दिया हुआ है, ये पादप की कोशिकाएं दी हुई हैं, ये पादप की कोशिकाएं दी हुई हैं, तो ये हो गया सिम्प्लास्ट पथ। ठीक है, रसधानीय पथ कौन सा होता है? ये अंदर से जो है ये रसधानीय पथ होता है। समझ में आ गई बात इसमें? ठीक है, ये जो पथ दिया हुआ है ये पूरा इस प्रकार, इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो पथ है
एपोप्लास्ट पथ जो होता है वो इस प्रकार होता है। ये जो पथ होगा ये इस प्रकार जो नीचे है, और ये पथ जो होगा वो डॉट डॉट दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका डायग्राम होता है समझाने के लिए। देखिए इसमें एपोप्लास्ट पथ में क्या होता है कि पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। तो इस मार्ग को हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है, तो इस मार्ग को हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं, ठीक है। तो एपोप्लास्ट में क्या हो गया कि पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति वे कोशिका के मध्य, निर्जीव कोशिका भित्ति, ये जो चारों तरफ है ये कोशिका भित्ति है, निर्जीव कोशिका भित्ति वे कोशिका के मध्य, तो दो कोशिका होगी, ये एक कोशिका होगी, ये दूसरी कोशिका, कोशिका के मध्य, निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश, ये जो अंतर कोशिकीय अवकाश, बीच में जो अवकाश है ये कोशिका भित्ति और ये इसके मध्य जो अवकाश है, इनसे जो मार्ग होता है उससे बोलते हैं हम एपोप्लास्ट पथ, ठीक है। ये प्रवाह जो होता है वो अनियंत्रित व विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण। तो विसरण आप जानते हो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विसरण द्वारा होता है। जड़ों की अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना, जड़ों की जो अंतस्थ त्वचा होती है उसकी कोशिका में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं जिनमें सुबेरिन उपस्थित होता है। सुबेरिन का क्या काम करता है? सुबेरिन उपस्थित होता है जिसकी क्या विशेषता है? जो जल के प्रति अपारगम्य होता है। ये ध्यान रखना, जल के प्रति अपारगम्य होता है, इसलिए अंतस्थ त्वचा से इस विधि द्वारा जल का प्रवाह नहीं हो सकता। अंतस्थ त्वचा से जल का प्रवाह इनकी कोशिका कलाओं द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा जल का प्रवाह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपारगम्य है, तो यहाँ के लिए तो अपारगम्य है, इसलिए जो जल का प्रवाह होता है इनकी कोशिका कलाओं द्वारा होता है। ये कोशिका कलाएं जो होती हैं इन कलाओं के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा सिंप्लास्ट पथ, जब जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य से होता हुआ प्रवेश करता है, ये जीव द्रव्य हो गया, जीव द्रव्य से होता हुआ प्रवेश करता है, तो ऐसे पथ को हम बोलते हैं सिंप्लास्ट पथ कहते हैं, ठीक है। तीसरा रसधानीय पथ, या आप कह सकते हो वैक्यूल पथ, जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला द्वारा प्रवेश करता है और उसके बाद रसधानी से गुजरता है। जीव द्रव्य से तो प्रवेश करेगा, लेकिन उसके बाद रसधानी से रसधानी की ओर प्रवेश करता है, तो उसे हम बोलते हैं रसधानीय पथ या वैक्यूल पाथवे। ये रसधानी होगी इसकी वैक्यूल, तो एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में प्रवेश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रसधानीय पथ, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे।